प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का माय स्ट्रगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम सामाजिक अध्ययन से जो आपके 35 प्रश्न आते हैं उनको करवाने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और आपको बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना है। मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ उनका आंसर भी बताऊँगा और किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैं आपको बताने वाला हूं। और पेपर इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इन सारे क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको इस पेपर की इन क्वेश्चनों की अगर आपको पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि किस प्रकार से इन क्वेश्चंस की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता से संबंधित एक क्वेश्चन है, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है कि ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन बी है अर्धनगरीय सभ्यता, ऑप्शन सी है नगरीय सभ्यता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपको बताना है सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो कैसी थी। क्या ग्रामीण सभ्यता थी, अर्धनगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको बताना होता है। तो ये जो सिंधु सभ्यता थी उसकी जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। यानी कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो जिस प्रकार से शहरों में व्यक्ति रहते हैं, नगरों में व्यक्ति रहते हैं, वैसे ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो बहुत ही विकसित सभ्यता थी। इस कारण से आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगरीय सभ्यता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता भी होगा। ऑप्शन नंबर ए है इसके लिए कि पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी है वैशाली में, ऑप्शन सी है लुम्बिनी में, ऑप्शन डी है गया में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है, लुम्बिनी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। यानी कि जो मध्यकाल चल रहा था उस समय जो महिला शासिका थी वो कौन थी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ही आपको छांट कर लिखना है। ऑप्शन ए है नूरजहां, ऑप्शन बी है झांसी की रानी, ऑप्शन सी है अहिल्याबाई होलकर, ऑप्शन डी है राजिया सुल्तान। तो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका अगर पूछा जाए तो कौन थी, तो ना तो ये आपका नूरजहां थी, ना ही झांसी की रानी थी, ये दोनों ऑप्शन कट जाते हैं। अहिल्याबाई होलकर ये भी आपकी जो महिला शासिका रहीं, ये महिला शासिका नहीं थी। तो इस कारण से आपके लिए एक ही ऑप्शन बचता है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान क्या थी? मध्य भारत की पहली महिला शासिका और मुस्लिम शासिका भी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। अब ये मिट्टी से क्वेश्चन आपके परीक्षा में ज़रूर आते हैं। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, इसका आंसर आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है कि जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है काली मिट्टी, ऑप्शन डी है लेटराइट मिट्टी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो कपास की खेती होती है उसके लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी होती है वो होती है आपकी काली मिट्टी। यानी कि कपास जब भी आप लगाओगे तो काली मिट्टी वहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा। सभी को पता होगा कि जब संविधान हमारा बना तो उसमें कितना समय लगा था। तो कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नांकित में से कौन खरीफ की फसल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको फसलें भी पढ़कर जाना है। कौन सी रबी की फसल है, खरीफ की कौन सी फसल है, जायद की कौन सी फसल है, इन फसलों को भी आपको पढ़कर जाना है।
एक बात आप ये भी ध्यान रख लीजिए, 3 ऑप्शन एक जैसे मिलेंगे, एक टाइम पर बोए जाएंगे और एक ऑप्शन क्या होगा, वो भिन्न होगा। आप ऐसे भी अंदाज़ा लगाकर इसका आंसर दे सकते हैं। देखो कैसे, ऑप्शन नंबर ए लिखा है सरसों, ऑप्शन बी लिखा है मटर, ऑप्शन सी लिखा है गेहूँ। तो देखो जब सरसों बोई जाती है साथ में मटर भी बोया जाता है, उसके बाद जस्ट गेहूँ भी साथ में ही समझ लो होता है। तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन क्या हैं, ये नहीं है। और ये धान, धान क्या है, खरीफ की फसल है, जबकि ये सरसों मटर गेहूँ ये क्या हैं, ये रबी की फसलें हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, धान की फसल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनों से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, तो सारे चैप्टर आपको ध्यानपूर्वक पढ़ के जाना है। तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है वहाँ पर क्या होता है कि मानसूनी वन पाए जाते हैं। किस प्रकार के वन, मानसूनी वन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कितने वर्षों के लिए होता है। आप सभी को पता भी होगा कि जो चुनाव होते हैं, ज़्यादातर चुनाव जो होते हैं वो कितने वर्षों में होते हैं, 5 वर्षों में। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष के लिए जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो होता है। इसके बाद है 9 नंबर प्रश्न, विश्व में कितने महाद्वीप हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में आपको महाद्वीप बताना है, महासागर नहीं बताना है। आपको ध्यान देना है कि महासागर और महाद्वीप अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे विश्व में कितने महाद्वीप हैं ये पूछे गए हैं। तो विश्व में जो हैं 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया। तो ये सब आपको थोड़ा बहुत पढ़ के जाना होता है। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है हुमायूं ने, ऑप्शन बी है अकबर ने, ऑप्शन सी है शेर शाह सूरी ने, ऑप्शन डी है खुसरो ने। तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो ये जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अकबर ने। अकबर ने क्या किया, फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, शिवाजी का मृत्यु कब हुआ था, यानी कि शिवाजी की जो मृत्यु हुई वो कब हुई थी। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1680, ऑप्शन बी है 1670, ऑप्शन सी है 1739, ऑप्शन डी है 1761। तो जो शिवाजी थे उनकी मृत्यु 1680 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है, 1680। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बुलंद दरवाज़ा जो है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है आगरा, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन डी है मेरठ। तो जो बुलंद दरवाज़ा है वो आपका फतेहपुर सिकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है HB कामस, ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो इसमें आपको बताना है संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि लोकसभा का कार्यकाल होता है, यानी आपको बताना है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। तो ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 वर्ष 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष, ऑप्शन डी है 8 वर्ष 8 वर्ष। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है, यानी कि जो भी ये चुनाव होते हैं वो 5 वर्षों के लिए होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। और जो
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य संख्या है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है उसके विधान परिषद की आपको संख्या बतानी है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 95, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 99, ऑप्शन नंबर डी है 104। इसमें कौन सा सही है, यानी कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य संख्या जो है तो वह आपकी 100 है, यानी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, विधान परिषद की संख्या कितनी है, 100 हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से होता है, आपको बताना है क्या होता है। ऑप्शन ए है अपक्षय, ऑप्शन बी है अनाच्छादन, ऑप्शन सी है अपर्दन, ऑप्शन डी है भूकंप। पृथ्वी की जो आंतरिक शक्ति होती है उससे क्या होता है, तो उससे क्या होता है, भूकंप आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि माठे लिख गया है, मीठा है, यहाँ पे मीठे जल का संबंध है। मीठा जल कहाँ पर पाया जाता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है महासागर, ऑप्शन बी है नदी, ऑप्शन सी है सागर, ऑप्शन डी है तालाब। तो आप सभी को पता होगा महासागर का जल कैसा होगा, खारा होगा, और जो सागर है उसका जल कैसा होगा, उसका भी खारा होगा। तो ये 2 ऑप्शन आपको 2 में से एक लगाना है। कौन सा बहुत सही है ये आपको देखकर लगाना है। तो जो तालाब होता है उसका भी पानी सही नहीं होता है, लेकिन जो शुद्ध पानी होता है मीठे जल का वो नदी का पानी अच्छा होता है, मीठा होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन नंबर इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी है भूकंप, ऑप्शन सी है पवन, ऑप्शन डी है पृथ्वी का घूर्णन। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का जो प्रमुख कारण है वो आपका है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा आते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि अमेरिका की खोज की थी, सभी को पता होगा। इसके लिए 4 ऑप्शन हैं। कोलंबस ने, वास्को डिगामा ने, हॉकिंस ने, सर टॉमस रो ने। तो अमेरिका की खोज आपके जो कोलंबस थे उन्होंने अमेरिका की खोज की थी, और हमारे भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। ऑप्शन इसके लिए दिए गए हैं। क्लाइव ने, ऑप्शन बी है कैप्टन लाली ने, ऑप्शन सी है कार्टिवर ने, ऑप्शन डी है हेक्टर मुनरो ने। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो आपके क्लाइव ने किया था, यानी कि लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है विलय नीति का संबंध है किससे है। विलय नीति जो आई थी वो उसका संबंध किससे है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। नाना साहब से, टीपू सुल्तान से, डलहौजी से, या फिर डी हैदर अली से। तो जो विलय नीति आई थी वह डलहौजी के शासनकाल में आई थी, यानी कि आपका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी डलहौजी के शासनकाल में विलय की नीति का संबंध है, तो किससे है, डलहौजी से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, कब बनाया गया, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1773, ऑप्शन बी है 1857, ऑप्शन सी है 1784, ऑप्शन डी है 1770। रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया, सन से क्वेश्चन भी आते हैं आपके, तो आपको सन भी देख कर जाना है। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1773 में क्या किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि पहली बार बोरी बंदर से थाणे के बीच चली, क्या चला आपको बताना है। पहली रेल जो थी वो बोरी बंदर से थाणे के बीच चली, इसका सन आपको बताना है कि कब चली। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1851, 1853, 1852, 1854। तो जो पहली रेल चली थी ये पोरबंदर से थाणे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1853। 1853 में क्या हुआ था, पहली रेल मुंबई से थाणे की तरफ चली थी।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह कौन है। तो जब हम पाकिस्तान जाते हैं उसके लिए आपको बताना है, अगर आपको पाकिस्तान जाना है तो आपके लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह कौन सा होगा। ऑप्शन ए है कोच्चि, ऑप्शन बी है पारदीप, ऑप्शन सी है कांडला, ऑप्शन डी है हल्दिया। पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कांडला। कांडला बंदरगाह सबसे उपयुक्त बंदरगाह है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन डी है महादेव गोविंद रानाडे ने। यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ये जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी वो आपके राजा राम मोहन राय ने की थी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। सभी को पता होगा कि वंदे मातरम जो गीत है उसके रचनाकार कौन थे। तो इसके जो रचनाकार थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और ये आपका ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये किसने की थी। तो इसको भी राजा राम मोहन राय ने की थी। और वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध है। फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी है अरुणा आसफ अली, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध किससे है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में कौन संचार का साधन नहीं है। आप देखकर भी बता सकते हैं कि किससे जो है संचार नहीं कर सकते। रेडियो संचार का साधन है, इंटरनेट संचार का साधन है, टीवी संचार का साधन है, लेकिन हेलीकॉप्टर ये संचार का साधन नहीं है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आपका हेलीकॉप्टर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति है। भूमिगत जल से कौन सी आकृति का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है स्टेलेक्टाइट, ऑप्शन बी है भूस्तंभ, ऑप्शन सी है यू आकार की घाटी, ऑप्शन डी है वी आकार की घाटी। भूमिगत जल द्वारा क्या निर्मित होता है, इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए स्टेलेक्टाइट क्या होता है, इससे जो है भूमिगत जल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। आपको बताना है जो उत्तर प्रदेश है उसमें कौन सा उद्यान स्थित है। सिमलीपाल, राजाजी, दुधवा, गिर ये राष्ट्रीय उद्यान है। इनमें से आपको बताना है कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो आपका दुधवा नेशनल पार्क जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गिर एक गुजरात में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कर्क रेखा के दक्षिण का भारतीय भाग किस कटिबंध में आता है। ऑप्शन नंबर ए है उष्ण कटिबंध, ऑप्शन बी है शीत कटिबंध, ऑप्शन सी है उपोष्ण कटिबंध, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कर्क रेखा के दक्षिण का भारतीय भाग किस कटिबंध में आता है। तो आपको दक्षिण की तरफ जाना है, इनमें कौन सा कटिबंध आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो उष्ण कटिबंध होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है नील, ऑप्शन डी है सोन। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी नील नदी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है खगोलीय दूरी का मापक है। सभी को पता होगा खगोलीय दूरी का मापक कौन है।
तो जो हम खगोलीय दूरी होती है उसको हम प्रकाश वर्षों में मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। खगोलीय दूरी को हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो मोहनजोदड़ो आपका जो है वह पाकिस्तान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, वेदों की संख्या है, सभी को पता होगा, सॉरी वेदों की भाषा है। वेदों की भाषा क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है उर्दू। तो वेदों की भाषा क्या है? संस्कृत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये थे सामाजिक विज्ञान से संबंधित 35 प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।